गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आई नो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आपका एग्जाम वेडनेसडे को है एंड दिस इज़ रियली वेरी हेक्टिक टाइम फॉर यू गाइस। सो मैं आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क मी अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इनकम टैक्स। सो अकॉर्डिंग टू मी, इसमें से यूनिट 1 में से इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूनिट 1, क्योंकि मैं एक साथ सभी यूनिट्स के क्वेश्चन आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी, एक मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ जिसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगी सभी यूनिट्स के। मैं आपको इवनिंग तक वो वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं इनकम टैक्स में और थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए जा रहे हैं, सो गाइस थ्योरेटिकल पोर्शन में आपकी यूनिट 1 में से 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्रीकल्चर इनकम एंड सेकेंड वन इज रेजिडेंशियल स्टेटस। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर। बुक्स अगर आपके सबके पास है तो ठीक है, आप उसमें से रिवाइज कर लीजिएगा। इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सेपरेटली हर एक टॉपिक को पढ़ के बताऊं। मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देने वाली हूँ उस वीडियो के अंदर। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, कौन कौन सी कंडीशन होती है जब हम मानते हैं ये एग्रीकल्चर इनकम है, कितने तरह की होती है और कौन सी इनकम के ऊपर एग्रीकल्चर में टैक्स लगता है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताने वाली हूँ, क्योंकि फिर आप इसको जो भी मैं आपको सिर्फ हेडिंग्स को एक्सप्लेन करूँगी, एक ओवरव्यू दूंगी, उसके बाद आप खुद अपनी बुक में से पढ़ लीजिएगा और अकॉर्डिंग टू मी ये सफिशियंट होगा। अगर आप एग्जाम में इतना भी लिख के आते हैं ना, तो आई थिंक 20 मार्क्स के क्वेश्चन में ये सफिशियंट होगा कि आपको 10 to 15 मार्क्स दे सकता है। ठीक है, सो एग्रीकल्चर इनकम हम स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है? एग्रीकल्चर अच्छा, एक चीज़ और कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम, जस्ट बिकॉज यूनिट 1 में से 2 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्रीकल्चर इनकम एंड रेजिडेंशियल स्टेटस। दोनों के ऊपर वीडियो प्रोवाइड करूंगी और क्वेश्चन इनमें से एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी क्वेश्चन आता है। अगर आप प्रैक्टिकल के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, थ्योरी के लिए करके जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, अब हम आते हैं हमारी स्टोरी के ऊपर। एग्रीकल्चर इनकम कहते किसे हैं? हमारे इनकम टैक्स के अंदर बहुत तरह की इनकम होती है। इनकम टैक्स क्या होता है? हमारी इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है। ठीक है, अब हमारी कितने तरह की इनकम्स होंगी, तो वो आपने इस बुक में पढ़ रखा होगा। अलग अलग हेड्स होते हैं इनकम के, जैसे कि कभी आपको सैलरी में मिल रही है, कभी आपको बिजनेस में मिल रही है इनकम। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में डाल दी। लेकिन हमारा जो हमारा ये इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया, हमारी जो गवर्नमेंट वो कहती है कि हम इनकम इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर से जो इनकम हो रही है, क्योंकि आपको पता है एग्रीकल्चर के मेन सोर्स है यहाँ की इकोनॉमी में। ठीक है, अब एग्रीकल्चर से जो इनकम हो रही है हम उसके ऊपर टैक्स नहीं लेंगे, ये साफ साफ गवर्नमेंट ने कहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ केसेस ऐसे हैं जिनके अंदर हम एग्रीकल्चर की इनकम को भी टैक्स उसके ऊपर काटते हैं। तो कौन कौन सी इनकम होती है? सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन में अगर पॉइंट है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चरल इनकम? वो इनकम जो हमें जनरेट हो रही है एग्रीकल्चर से, ये देखिए मैंने यहाँ पे एक सेपरेट डेफिनेशन इसकी प्रॉपर लिख दी है। ठीक है, वो इनकम जो हमें एग्रीकल्चर से जनरेट हो रही है उसको हम कहेंगे एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास एक लैंड है एग्रीकल्चर का और मैंने किसी और को बेच दिया वो लैंड, तो वो मेरी एग्रीकल्चर इनकम थोड़ी है, मैंने उसमें मेहनत थोड़ी करी है। आप ये देखिए एग्रीकल्चर इनकम कौन सी होती है, ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, जो हमें एग्रीकल्चर से मिल रही है। यहाँ पे हमने एक और लाइन लिख दी, अगर हम किसी लैंड को बेच रहे हैं तो हमारी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। लेकिन कब मानी जाएगी, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स होंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन करना है कि एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है। ठीक है, वो इनकम जो एग्रीकल्चर से हमें हो रही है, एग्रीकल्चर के लैंड से हो रही है इंडिया के अंदर, वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है, अब यहाँ पे इफ यू कैन सी, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। इनकम शुड बी डेराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, मतलब पहले हमने ये डिस्कस कर लिया एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कौन कौन से केसेस में हम इनकम को एग्रीकल्चर की इनकम मानते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा, एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको दिखा दिया और बुक में भी इसकी इतनी शॉर्ट डेफिनेशन ही है। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से पॉइंट जरूरी होते हैं किसी भी इनकम को एग्रीकल्चर की इनकम मानने के लिए। ठीक है, तो वो इनकम जो आपको जनरेट हो रही है वो आपकी एग्रीकल्चर लैंड से होनी चाहिए, मतलब कि आपका जो लैंड है उसको आप किस पर्पज से यूज़ कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के पर्पज से। अच्छा, एक चीज़ और, आप कभी भी अगर एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर की इनकम कौन सी मानी जाएगी, जहाँ पे कोई बंदा खुद मेहनत कर रहा है किसी लैंड के ऊपर, उगा रहा है, वो क्या हो गई हमारी एग्रीकल्चर की इनकम। क्यों इनकम, बंदा वो खुद मेहनत करके उसको ले रहा है, लेकिन उसमें भी कई कंडीशन होती है, हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, सिर्फ बीच बीच में ये जो पॉइंट है वो आपको कंसेप्ट को समझाने के लिए बता रही हूँ। आपने पढ़ा एग्रीकल्चर की इनकम कौन सी होती है, वही जो हमें एग्रीकल्चर से जनरेट होती है।
सेकंड हम देखेंगे कौन कौन से पॉइंट जरूरी होते हैं किसी भी इनकम को एग्रीकल्चर की इनकम मानने के लिए। तो वो हमारा पहला पॉइंट हुआ है इनकम शुड बी डेराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। मतलब कि एग्रीकल्चर लैंड जो है वो ये नहीं होना चाहिए कि कमर्शियल लैंड है उसके ऊपर आप क्रॉप उगा रहे हो तो आपने कह दिया एग्रीकल्चर वो हो गई हमारी एग्रीकल्चर इनकम है। नहीं, जो आपका लैंड होना चाहिए वो आपका एग्रीकल्चर के पर्पज से ही होना चाहिए कि एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। सेकेंड, एग्रीकल्चर लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। इंडिया के अंदर ही होनी चाहिए भाई, इंडिया से बाहर हो रही है तो फिर आप उस पर वो जानेगा टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इंडिया के अंदर अगर आपका लैंड है तो हम उस पर टैक्स नहीं काटेंगे। वो आपकी इनकम जो हो रही है इंडिया के अंदर वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम हुई, ठीक है। पहला पॉइंट क्या पढ़ा हमने, पहले हमने पढ़ा एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है। दूसरा हमने देखा कि एग्रीकल्चर लैंड पे होनी चाहिए इनकम, ठीक है। तीसरा हमने देखा कि जो लैंड है वो इंडिया में ही होना चाहिए। लैंड शुड बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर लैंड। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं आपको ओवरव्यू देने वाली हूँ। आप ये टेबल को पढ़ना चाहें तो ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे बता रखा है कुछ एरिया वाइज कि मतलब जो आपका लैंड है ना वो अभी मैंने आपको क्या बताया कि लैंड आपका कमर्शियल नहीं होना चाहिए। आपका लैंड वो स्पेसिफिकली लोग गवर्नमेंट की नज़रों में वो खेती बाड़ी की ज़मीन ही होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप सोसाइटी पट्टे की ज़मीन के ऊपर खेती बाड़ी कर रहे हो, वो ज़मीन आपकी खेती बाड़ी की होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट हमारा लैंड मस्ट बी यूज फॉर एग्रीकल्चर वर्क। जो आप लैंड पे अगर अच्छा ठीक है मैंने बोल दिया गवर्नमेंट की नज़रों में ये एग्रीकल्चर लैंड है, अब इसके ऊपर जो भी काम होगा अभी मैंने ऊपर डिस्कस करा लैंड एग्रीकल्चर होना चाहिए। अब गवर्नमेंट की नज़रों में खेती बाड़ी की ज़मीन में इस पर जितना भी काम होगा वो एग्रीकल्चर इनकम है, नहीं, इसके ऊपर जो काम हो रहा है वो भी एग्रीकल्चर का ही होना चाहिए, फार्मिंग ही होनी चाहिए, तभी आपकी वो एग्रीकल्चर मानी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ मैंने आपको 4 पॉइंट पढ़ाए, आप इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। बाकी मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है कि क्या होते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, एग्रीकल्चर इनकम कब मानते हैं, जब ये 4 पॉइंट कंसीडर होंगे, ठीक है। अब हम अपने आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे बताया काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, कितने तरह की एग्रीकल्चर इनकम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात करी एग्रीकल्चर, अच्छा मैंने अभी आपको क्या बताया था, ये दोनों पॉइंट्स में कंफ्यूज मत होना। पहले हमने क्या डिस्कस करा, एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है, फिर हमने 4 पॉइंट डिस्कस करे कि किन केसेस में जो इनकम हमारी जनरेट होगी वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। अब इनकम मेरी हो गई, मेरे को इन केसेस में 5 लाख रुपए मिल गए, 5 लाख रुपए मेरी इनकम है। अब वो इनकम कितने तरह की होती है, ठीक है। अब मेरे को 5 लाख रुपए कहाँ से आए, समझ में आई। पहले मैंने इसको प्रूव करा कि वो 5 लाख रुपए एग्रीकल्चर इनकम है, ओके। मतलब यहाँ मैंने बताया एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, ये 4 पॉइंट्स में मैंने बताया, प्रूफ करा कि मेरी जो इनकम है वो एग्रीकल्चर की ही है। अब मेरे को इन पॉइंट से बताना है वो इनकम कहाँ से आई, ठीक है। तो मेरा पहला पॉइंट इसमें है रेंट रिसीट फ्रॉम लैंड, मतलब कि मेरी ज़मीन है खेती बाड़ी की, ठीक है। मैंने कहा मैं एजेड हो चुकी हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी इस पे फार्मिंग, मैंने किसी को लीज पे दे दी कि आप आओ यहाँ पे फार्मिंग करो और उसका जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है वो मुझे दे देना। अब गवर्नमेंट से मैंने तो खेती नहीं करी ना, मैंने मेहनत नहीं करी ना, लेकिन वो लैंड का उसका था फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए था वो लैंड। उस लैंड के ऊपर सामने वाले ने अपनी क्रॉप उगाई, मेहनत करी, अब वो लैंड के ऊपर जो रेंट मुझे मिल रहा है क्या वो माना जाएगा, जी बिल्कुल। वो रेंट एग्रीकल्चर पर्पस के लिए बनी हुई है, वो जमीन एग्रीकल्चर हो रहा है उसके ऊपर, तो वो जो रेंट मुझे मिला मतलब कि जो मेरे को उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह जो भी वो मैंने लीज पे जो मैंने दी प्रॉपर्टी मेरी, जो मैंने फार्म दिया उसके ऊपर जो मेरे को मिलेगा वो रेंट, वो मेरी किसमें मानी जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है। तो अगर मेरे पास 5 लाख रुपए आए, मेरे से गवर्नमेंट पूछती कहाँ से है, तो मैं बता सकती हूँ कि भाई मैंने एग्रीकल्चर इनकम है ये मेरी, मैं इसके ऊपर टैक्स कैसे दे सकती हूँ, मतलब मैंने वो एग्रीकल्चर, मेरी इनकम एग्रीकल्चर की मानी जाएगी क्योंकि इस पे फार्मिंग हुई है। सेकंड पॉइंट हमारा है इनकम डेराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर वर्क, मतलब कि आपने उसके ऊपर मतलब कि जो मैंने उसके ऊपर क्रॉप उगाई उसका जो मेरा पैसा है, मतलब कि एग्रीकल्चर वर्क करा मैंने उसके ऊपर, उससे मुझे जो पैसा मिला वो एग्रीकल्चर इनकम होगी, चाहे वो कोई भी कर रहा है, चाहे वो मेरा ओनर खुद जाके उसके ऊपर कर रहा है या फिर हमने टीनेंड या मॉर्गेज पे किसी पे भी दे रखी है, तो उसको हम मानेंगे इनकम डेराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर वर्क। थर्ड पॉइंट हमारा है इनकम फ्रॉम प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोसीड्योर, सॉरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ओके। सो इसका मतलब ये होता है कि अच्छा मैंने क्या करा, मैंने कॉफ़ी उगाई अपनी लैंड के ऊपर, मैंने कॉफ़ी उगा ली, अब मैं उसको ड्राई करने के लिए, रोस्ट करने के लिए सामने वाले को दे रही हूँ। मैं मेरे खेत में मैंने यहाँ पे कॉफ़ी उगा ली, ठीक है। अब मैंने कुछ कॉफ़ीज़ को कट भी कर लिया, अब मैं मेरे जो पड़ोसी है उसको कह रही हूँ कि मेरे जो लैंड है वो वाला कम पड़ रहा है, तो तुम तुम्हारे लैंड के ऊपर एक वो लगवा लो, अपनी मशीन वगैरह लगा लो, फार्मिंग का ही तुम्हारा लैंड है, कल्टिवेशन के लिए तुम्हारे दे रखा है लैंड, ठीक है। तुम्हारी ज़मीन भी एक मिनट मैं आपको सिंपल लैंग्वेज समझाऊँ। मेरे पास एक लैंड है जहाँ पे मैं कॉफ़ी उगाती हूँ, अब मैंने कॉफ़ी उगा ली लेकिन मेरे पास इतनी ज़मीन नहीं है कि मैं उसको रोस्ट भी कर सकूँ, तो मैंने मेरे पड़ोसी को कहा कि तू ये ज़मीन ले ले,
अच्छा ये एक मिनट, आप कंफ्यूज मत हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे मैं कॉफ़ी का एग्जाम्पल ऐसे ही दे रही हूँ क्योंकि आगे जाके एक एग्जाम्शन में दे रखा है कॉफ़ी के बारे में। मैं आपको एग्जाम्पल लेके चलती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आलू उगाए, अब मैंने आलू उगा लिए, अब आलू को साफ पॉलिश करना है, मुझे मट्टी हटानी है उसकी। तो मैंने कहा कि तो अपने तुम्हारा लैंड भी जो है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, तो तुम अपने एक प्लांट लगा लो जिसपे जो अपने आलू हैं उनको साफ कर दिया करना। तो मैंने आलू उगाए, सामने वाले की ज़मीन पे वो प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है, उसको प्रोसेस किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है जो उसको इनकम मिलेगी वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। तुम तो कहोगे कि नहीं, एग्रीकल्चर लैंड पे तुमने उगाई है, तुम्हें ही पैसा मिलना चाहिए, तुम्हारी इनकम जो हो रही है वही एग्रीकल्चर मानी जाएगी। तो जो सामने वाला है उसने भी तो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए ही मेहनत करी ना, उसकी ज़मीन भी तो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए ही थी ना। तो उसको हम बोलेंगे हमारा इनकम फ्रॉम प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब कि एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस हुआ उसको हमने प्रोसेस किया उसकी ज़मीन पे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा है इनकम डायरेक्ट फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब कि हमें जो चीज़ बनाई उसको हमने बेच दिया। अब वो जो इनकम आई वो कौन सी मानी जाएगी? अगर मैंने वीट उगाया और 100 किलो वीट बेचा तो वो मेरी कौन सी मानी जाएगी इनकम? वो मेरी मानी जाएगी एग्रीकल्चर इनकम। इनकम फ्रॉम यूज ऑफ बिल्डिंग फॉर एग्रीकल्चर, मतलब कि मेरे पास एक बिल्डिंग है, लेकिन वो बिल्डिंग मैंने, अगर मेरी वो कहीं और ज़मीन पे होती तो मुझे टैक्स देना पड़ता, लेकिन वो बिल्डिंग मेरी ज़मीन के ऊपर है जो एग्रीकल्चर के लिए मानी गई है। और वो बिल्डिंग किस काम आती है? मतलब जो किसान वहाँ पे काम कर रहा है उनके रहने के लिए, या फिर उस बिल्डिंग के अंदर है ना, और जो मैं स्टोर कर रही हूँ चीज़ें हैं उनको स्टोर कर, तो एग्रीकल्चर पर्पज़ की काम आ रही है ना, तो फिर मुझे टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है उस केस में। यहाँ पे दे रखी है कुछ अदर इनकम, जैसे कि मैंने फ्रूट जो मेरे मैंने मैंने गेहूँ उगाए, तो साथ में फालतू की फसलें उगी आई, तो मैंने उनको काट के उनको भी बेच दिया, झाड़ फूस को मैंने बेच दिया, वहाँ से जो मुझे पैसा आया तो वो भी तो एग्रीकल्चर इनकम के पार्ट माने जाएंगे, ठीक है। कुछ केसेस में ऐसा होता है जहाँ जो एसएससी होता है, जैसे कि कोई आदमी है वो खुद ही अपनी वो चीज़ों को उगा रहा है, फ्लावर्स उगाए उसने और उन फ्लावर्स को ले जाके मार्केट में बेच दिया, तो उसको जो इनकम हुई क्या वो इनकम एग्रीकल्चर मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। तो वो जो इनकम है वो भी एग्रीकल्चर मानी जाएगी। कुछ केसेस में ऐसा होता है, यहाँ पे हम इनकम की बात कर रहे हैं, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मेरे पास एक लैंड था जहाँ इतनी तेज बारिश आई सारी क्रॉप डैमेज हो गई, लेकिन मैंने इंश्योरेंस करा रखा था, तो वो इंश्योरेंस वाले से जो मुझे पैसा मिला क्या वो एग्रीकल्चर इनकम है? जी बिल्कुल, वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी गवर्नमेंट की नज़रों में। तो ये कुछ केसेस है जहाँ जो इनकम हमारी है उनको एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। अब कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं जो हो तो लैंड पे ही रही हैं, लेकिन जहाँ पे वो भी मेहनत का काम रहा है, लेकिन वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी, जैसे कि पोल्ट्री फार्म, ठीक है। इनकम फ्रॉम एक्सट्रैक्टिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर से हम सॉल्ट निकाल रहे हैं, या फिर मछली पकड़ने का काम, डेयरी फार्मिंग जहाँ पे हो रही है, ठीक है। और इनकम फ्रॉम अक्रूइंग फ्रॉम द परचेज ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स फॉर सम एग्रीकल्चर वर्क, मतलब कि मैंने अभी आपको बताया था एक पॉइंट कि अब जो हमारी एक्स्ट्रा क्रॉप उग जाते हैं, वीड्स उग जाते हैं, उनको बेचने की इनकम को हम एग्रीकल्चर इनकम, लेकिन अगर वो आपने उसको प्रोसेस किया है तो आप उसको एग्रीकल्चर मानोगे, अगर आपने उसको प्रोसेस नहीं किया तो आप उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानोगे। यहाँ पे एक पॉइंट देखिए, डिविडेंड रिसीव्ड आउट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम ऑफ अ कंपनी, मतलब कि अगर कोई कंपनी है वो एग्रीकल्चर प्रोसेस में इन्वॉल्व है, लेकिन उसका जो डिविडेंड रिसीव हुआ है, मतलब उसको बेचने के बाद जो उसको प्रॉफिट हुआ वो आप लोगों में बांट रहे हो, तो वो जो आपकी इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। क्यों? आपने मेहनत करी जाके कि गेहूँ उगाया आपने, या आपका लैंड था वो, आप तो सिर्फ प्रॉफिट ले रहे हो उसका, तो प्रॉफिट के लिए आपका वो जो प्रॉफिट है वो नहीं माना जाएगा एग्रीकल्चर इनकम में। आप ब्रिक्स वो ईंटें बना रहे हो, तो ईंटें बनाना क्या, जो लैंड के ऊपर आप ईंट बना रहे हो क्या आप फार्मिंग कर रहे हो? नहीं। तो आपकी कुछ केसेस ऐसे हैं जिनके अंदर आपकी इनकम को नॉन एग्रीकल्चर माना जाएगा। अब हम आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसी टॉपिक का ही, पार्टली एग्रीकल्चर इनकम। अब क्या होता है, कुछ केसेस में ऐसा होता है जो चीज़ सामने वाला उगा रहा है उसको खुद के यूज़ में ले लेता है। मैं आपको स्टार्टिंग में कॉफ़ी का एग्जाम्पल दे रही थी, लेकिन मैं रुक गई देती। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जैसे कि कॉफ़ी का ही एग्जाम्पल अब यहाँ सूट होगा। मैंने कॉफ़ी उगाई, आप कंफ्यूज हो जाते हैं अगर मैं आपको वहाँ पे भी कॉफ़ी का एग्जाम्पल देती तो। मैंने कॉफ़ी उगाई, उगाने के बाद मैं खुद ही अपनी कॉफ़ी को रोस्ट करके और खुद ही बेच रही हूँ, तो मैंने क्या करा, अपनी कॉफ़ी को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर लिया जो मैंने उगाई। तो वो जो मैंने रॉ मटेरियल एज अ यूज़ करा अपनी कॉफ़ी को, वहाँ पे मैं बिजनेस भी कर रही हूँ एग्रीकल्चर के साथ। मैं सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं कर रही, मैं उसको उगा के रोस्ट करके बेच भी रही हूँ, तो उसको बोलते हैं पार्टली एग्रीकल्चर इनकम। मतलब कि आप अपने साथ रॉ मटेरियल एज अ जो आपने एग्रीकल्चर करा
उगाया, उसको एज अ रॉ मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, तो आपकी पार्टली आप साथ साथ में बिजनेस भी कर रहे हो उसके। यहाँ पे आपको बहुत एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि शुगर केन आपने उगाया, देन खुद ही उसकी शुगर बना के और बेच रहे हो, तो आपका एक शुगर बना के बेचने का बिजनेस अलग हो गया और एक आप एग्रीकल्चर पर्पज से उसको कल्टीवेट कर रहे हो क्रॉप्स को, ठीक है, आपका एक वो अलग हो गया। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखे हैं, इनकम फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ टी। अब इन पॉइंट्स में आपको क्या डिस्कस करना है, यहाँ आपको ये बता रहा है कि किन केसेस में आपको जो इन केसेस में कितनी इनकम को, अच्छा मैंने जो इनकम मैंने टी, यहाँ पे टी की बात कर रहा है, मैंने चाय पत्ती उगाई और उसको खुद ही बेच रही हूँ अपनी कंपनी में प्रोसेस करके, तो यहाँ मेरी जो इनकम होगी उसको कितनी इनकम को हम एग्रीकल्चर की मानेंगे, कितनी को नहीं मानेंगे। तो गवर्नमेंट कहती है 40% को आप मानेंगे, 60% को आप मानेंगे एग्रीकल्चर इनकम, और जो रिमेनिंग 40% इनकम है उसको आप नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। यहाँ पे आपको एग्जाम आप पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं आपको फिर बता रही हूँ, यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेडिंग, उसका मीनिंग, और आपको यहाँ पे रेशियो याद करके जाना है कि कितनी इनकम को एग्रीकल्चर माना है, कितनी को नहीं माना। 20 मार्क्स का क्वेश्चन ये, आई थिंक मोस्ट ऑफ द केसेस में ये आया हुआ है क्वेश्चन, और मुझे बहुत चांसेस लग रहे हैं इस बार ये क्वेश्चन आने के। तो आपके 60% को इनकम एग्रीकल्चर की माना गया है एंड 40% नॉन एग्रीकल्चर इनकम। अच्छा, रबर के केस में क्या होता है, अगर आप रबर की मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि लेटेक्स वगैरह, अगर आप रबर की खुद उगा रहे हो उसको एंड देन आप उसको मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हो, तो उस केस में क्या होता है, आपकी जो इनकम उससे जनरेट हो रही है 35% को तो हम नॉन एग्रीकल्चर मानेंगे एंड रिमेनिंग 65% को हम एग्रीकल्चर इनकम मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट है हमारा इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी के केस में क्या होता है, 25% इनकम को हम मानेंगे टैक्स के लाइबल है। मतलब कि मैंने कॉफ़ी उगाई और बेच दी, 5 लाख रुपए का मेरा टोटल उगाने का और बेचने, मैंने उगाने से लेकर बेचने तक का मेरा वो हुआ प्रॉफिट। मतलब कि उसमें खर्चे माइनस करके आपकी इनकम कैसे निकालते हैं, टैक्सेबल इनकम, कि आपकी जितनी भी सेल्स होती है, मान लीजिए मैंने 15 लाख की बेची और 10 लाख का मेरा खर्चा हुआ था उगाने का और बेचने का दोनों का, तो मेरा 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, इनकम हुई, उस इनकम के ऊपर आप टैक्स निकालते हैं, तो उसकी जो 25% इनकम है वो टैक्सेबल होगी एंड 75% को हम मानेंगे एग्रीकल्चर इनकम, जिस पे आप टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक दे रखा है पॉइंट, इफ कॉफी इज रोस्टेड एंड ग्राउंडेड बाय द सेलर इन इंडिया, इनकम डेराइव्ड फ्रॉम द, अगर आप जो कॉफ़ी बना रहे हैं उसमें विदाउट कोई फ्लेवरिंग ऐड करे उसको बेच रहे हैं, तो 45% जो इनकम होगी वो हमारी मानी जाएगी टैक्सेबल, ठीक है, डीम्ड टू बी इनकम लाइबल टू टैक्स एज द बिजनेस इनकम, एंड बैलेंस 60% जो है वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी जिस हम टैक्स नहीं देंगे। पार्टली एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटीज़। इस पॉइंट में आपको बताया गया है, अगर आप कोई भी चीज़ उगा रहे हैं, इन ये तो ऊपर एक केसेस में आपको दे देते हैं फिक्स परसेंटेज कि इतनी हम एग्रीकल्चर मानेंगे, इतनी को नॉन एग्रीकल्चर। अब क्या होगा यहाँ पे, अगर हम कोई चीज़ मेरा बिजनेस में मैं उगा रही हूँ, उसी कोई बिजनेस में काम में ले रही हूँ, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू निकालेंगे। कैसे हम उसके ऊपर इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, जो रॉ मटेरियल हम काम में ले रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू निकालेंगे। मार्केट वैल्यू क्या है यहाँ पे, या तो जो चीज़ हम काम में ले रहे हैं खुद उगा के उसको काम में ले रहे हैं, उसकी मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे कि लास्ट ईयर उसकी क्या प्राइस थी मार्केट में। फॉर एग्जांपल मैंने कोई किसी केस में मैंने कॉटन उगाई और उसी को मैं कपड़े में काम में ले रही हूँ, ठीक है, कॉटन की मैंने ग्रोथ करी। अब वो जो कॉटन है उसकी लास्ट ईयर मार्केट में क्या प्राइस थी, मान लीजिए कि 5 लाख रुपीज़ की उसकी वर्थ थी, तो मैं उसको मार्केट वैल्यू मान लूँगी। और अगर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ हम मार्केट वैल्यू कंसीडर नहीं करते, तो उसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे जो होते हैं ना एक्सपेंसेस, मतलब कि वो कॉटन उगाने में मुझे 10 लाख का खर्चा आया था, तो मैंने उस 10 लाख को मान लिया उसकी मार्केट वैल्यू। ओके, तो गाइस यहाँ ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। और मैं आपको एक बार वापस से बता दूं, मैंने इन क्वेश्चन में क्या करवाया आपको, 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको मैंने बताया एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है, किन किन केसेस में जो हमारी इनकम होगी उसको मैं एग्रीकल्चर इनकम मानूंगी। अगर ये केसेस मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो मेरी एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है। कितने तरह की एग्रीकल्चर इनकम होती है, खुद ने मैंने बेचा, खुद ने बनाया, या फिर मैंने लैंड दे रखा है उससे हो रही, कितनी तरह की होती है एग्रीकल्चर इनकम। कितने तरह की एग्रीकल्चर इनकम को हम इनकम नहीं मानेंगे, ठीक है, कौन कौन सी इनकम होती है जिनको हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानते, जो लगता है कि भाई प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे भी, लेकिन वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाती, वो या तो बिजनेस प्रोफेशन में जाएगी या फिर अदर सोर्स में जाएगी, ठीक है। अब फिर उसके बाद मैंने बताया पार्टली एग्रीकल्चर इनकम, कि वो जो एग्रीकल्चर हमने करी वो तो नॉन टैक्सेबल थी, टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन कौन कौन सी सिचुएशन होती है जहाँ हमें एग्रीकल्चर की जो इनकम होती है उस पर टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। ओके, बाय।